राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्म पे हमने चैप्टर नंबर 1 सीखा था। चैप्टर नंबर 1 था हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल फंडामेंटल्स लास्ट टर्म पे हमने तो लास्ट वीडियोस हमारी खत्म हुई थी, उसमें गारंटी टू पार्टनर वाला हमने टॉपिक सीखा था, जिसमें ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था, लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो चुका है, जिसमें गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन वाला चैप्टर है। और मैंने आपको ये बताया था कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 2 चेंज इन पीएसआर में ही ये वाला टॉपिक दे रखा है, और कुछ बुक्स में ये अलग से चैप्टर दे रखा है। तो हम अलग से पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुडविल होता क्या है? गुडविल कुछ नहीं होता, फर्म की वैल्यू होती है। गुडविल क्या होता है? फर्म की वैल्यू। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना चाहते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना चाहते हैं। मान के चलिए कि 2015 में उन्होंने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया 2015 में, और ए बी सी तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। अब आपको भी पता होगा कि जब बिजनेस किया जाता है तो थोड़े शुरुआत में प्रॉफिट नहीं होता, शुरुआत में फर्म के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बिजनेस करना चालू करते हैं तो लोगों को पता चलता है, हम लोग उनके साथ डीलिंग करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये एक फर्म ऐसी है जो किसी पर्टिकुलर चीज का बिजनेस करती है, तो हम उससे प्रोडक्ट ले लेते हैं। मतलब मार्केट में हमारी रेपुटेशन क्रिएट होना चालू हो जाती है। ठीक है, अब मान के चलिए 2015 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 2020 हो गई, 5 साल हो गए फर्म को। तो सीधी सी बात है, पहले साल में तो फर्म ने कोई प्रॉफिट अर्न किया नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, फर्म शुरुआत में प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि अपनी कॉस्ट ही रिकवर करने में उसका खर्चा हो जाता है। तो 15 में उसने प्रॉफिट नहीं अर्न किया होगा, 16-17 में 2-3 साल लग गए उसको प्रॉफिट अर्न करने में। लेकिन 2-3 साल में इतने सारे कस्टमर के साथ डीलिंग हो गई कि अब कस्टमर्स को लगने लगा कि हाँ ये भी कोई पर्टिकुलर फर्म है जो किसी पर्टिकुलर चीज का बिजनेस करती है। तो उसके साथ ट्रांजेक्शन लोगों ने करना चालू किया और धीरे धीरे प्रॉफिट हमारा बढ़ना चालू हो गया। मार्केट में गुडविल मतलब वैल्यू हमारी बढ़ना चालू हो गई। जब एक लिमिट तक हमारी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो उसके बाद कस्टमर ऑटोमेटिकली आना लग जाते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं कि हम प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं, हमारा नाम इतना बन चुका होता है कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं सामने वाले को कि भैया फलाने पर्सन के पास चले जाइए और वो बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं और प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, तो उससे हमारी सेल बढ़ना चालू हो जाती है। तो इन शॉर्ट कहने वाली बात क्या है कि जितना लंबे समय तक हम लोग बिजनेस करेंगे, उतना लंबे समय तक हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ना चालू हो जाती है, लोग जिससे हमसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गुडविल। इन शॉर्ट कहने वाली बात सिर्फ इतनी है कि गुडविल और कुछ नहीं, हमारी वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। लोगों को जैसे जैसे हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता जाएगा, वैसे वैसे वो हमारे साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो उसको कहते हैं गुडविल। अब नेचर एंड वैल्यूएशन बता दूं। गुडविल एक टाइप से हमारी क्या होती है? असेट्स। गुडविल क्या होती है? हमारी असेट। लेकिन असेट होती है हमारी 2 टाइप की, एक होती है टेंजिबल। असेट हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है टेंजिबल और एक होती है हमारी इनटेंजिबल। जो असेट होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। तो जो गुडविल है ये हमारी होती है इनटेंजिबल असेट, है ना। इनटेंजिबल असेट का मतलब हम लोग उसको असेट मानते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होती, बस बुक्स में इसके रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन मतलब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये पता हो कि गुडविल हमें कैलकुलेट करनी क्यों है। सबसे बड़ा टॉपिक क्या है कि हमें ये तो पता हो कि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी क्यों है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। मैं पहले केसेस बता देता हूं, फिर उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो केस आता है उसको कहते हैं हम लोग चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब क्या है कि जब भी मान के चलिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी,
है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए 3 पार्टनर है ए बी सी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एबीसी 3 पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 3:2:1 के रेशो में हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हुआ क्या, सी ने कहा भैया सुनो, मुझे एक बात बताओ। ए से कहा कि भैया तुम क्या राजा महाराजा हो, तुम 3 गुना प्रॉफिट ले रहे हो, है मुझे केवल 1 गुना प्रॉफिट दे रहे हो। इसका मतलब कि जितना भी प्रॉफिट में हिस्सा आएगा उसका 1 हिस्सा मुझे मिलेगा और 3 हिस्सा ए को मिलेगा। यही बात उसने बी को भी कही, भैया तुम भी इधर आ जाओ, तुम सुनो जरा, मुझे तुम 1 हिस्सा दे रहे हो और खुद 2 हिस्सा ले रहे हो, मैं क्या पागल हूं? मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने पैसा नहीं लगाया बिजनेस में, पैसा तो मैंने भी लगाया बिजनेस में, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कि मुझे तो आप केवल 1 हिस्सा दे रहे हो और आप दोनों ज्यादा हिस्सा ले रहे हो। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे बिजनेस नहीं करना तुम लोगों के साथ में, अब क्या करना है? तो ए ने कहा अच्छा बच्चा रूठे क्यों हो, हमारी बात तो सुन लो जरा, क्या चाहते हो? तो सी ने क्या कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मान कर चलो तीनों ने प्रॉफिट किया हुआ है, तीनों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीनों ने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस के अंदर, तो ऐसे नहीं चलेगा। एक काम करो, जब तीनों कैपिटल लगा रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बराबर होना चाहिए, जबकि कैपिटल भी हमने बराबर लगाई हुई है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ए राजी हो गया, बी भी राजी हो गया, सी भी राजी हो गया, तो उन्होंने क्या किया, पीएसआर अपना चेंज कर लिया। अब जब पीएसआर चेंज किया तो बिजनेस तो स्टार्ट हुआ था 2015 में, बिजनेस 2015 में स्टार्ट हुआ था क्योंकि सी तब बच्चा था, अकल नहीं थी ना उसके अंदर, छोटा बच्चा था। अब बड़ा हो गया, तब बड़ी मुश्किल से मान लीजिए 18 या 19 ईयर्स का रहा होगा जब 2015 में बिजनेस स्टार्ट किया था। अब 2020 आ गई, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स के आसपास सी पहुंच गया। अब सी को समझदार हो गया सी, बेचारा कहता है भैया मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, इतने साल तक उन्होंने मेरा प्रॉफिट खाया बैठ करके, है ना। तो उस केस में 2020 तक उसमें अकल आ गई और उसने क्या सोचा, भैया नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, पीएसआर चेंज करो तो मैं बिजनेस में रहूंगा, नहीं तो नहीं रहता, मैं तो जा रहा हूं, बाय बाय, है ना। तो ये तीनों राजी हो गए, कोई बात नहीं, हम पीएसआर चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता होगा 15 से लेकर 20 तक 5 साल तक बिजनेस चल चुका है, तो 5 साल में कंपनी ने अच्छी खासी रेपुटेशन अर्न करी होगी। तो अच्छी खासी जब रेपुटेशन अर्न करी होगी, तब जब पीएसआर चेंज होगा तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा ए को और बी को, क्योंकि ए और बी का हिस्सा ज्यादा था सी के कंपैरिजन में, और जब पीएसआर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो रहा है। अब ए क्या कहेगा पता है, ए कहेगा कि चलो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी भी माननी पड़ेगी कि हम पीएसआर भले बराबर कर रहे हैं। देखो यहां पर मुझे ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था, बी क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट मुझे 33% प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, और इसको ऑलमोस्ट 16.67 राउंड ऑफ कर लेते हैं, 17% प्रॉफिट में हिस्सा सी को मिल रहा है। कहता है कि अगर हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखें तो तीनों को 33 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। तो भैया पहले मुझे 50% प्रॉफिट मिल रहा था, अब मुझे 33% प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट तुमने कम कर दिया, नुकसान तो है। तो उसके बदले में जितनी मैंने रेपुटेशन कमाई है गुडविल के नाम पर, उसका कंपनसेशन आप मुझे दे दो, कितने के बराबर, 17% के बराबर। तो मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तो सी ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कंपनसेशन पे कर देता हूं। तो कंपनसेशन वो किस चीज का पे करेगा, गुडविल का कंपनसेशन पे करेगा, जो इसका प्रॉफिट हिस्सा कम हो रहा है, क्योंकि उसने 5 साल तक अच्छी खासी मेहनत करी थी, जिस वजह से कंपनी इस काबिल पहुंच पाई है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो ये चेंज इन पीएसआर था। आगे चैप्टर नंबर 3 है, नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे। लेकिन और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, इसमें हमारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया है। एडमिशन टू अ पार्टनर, एडमिशन टू अ पार्टनर, एडमिशन टू अ पार्टनर के केस में भी हम लोग गुडविल देते हैं कि नया वाला पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, और वो क्या कहेगा, नया वाला पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, मान के चलिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर थे, 2015 में बिजनेस स्टार्ट किया गया था, 2020 में 20 में डी ने कहा भैया मुझे भी ले लो, मुझे भी एंट्री दे दो, है ना, हम भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कुछ कंट्रीब्यूशन ले लें तुम लोगों से,
है ना। तो उसने क्या बोला कि भैया मुझे भी एंट्री दे दो, तो ए बी सी ने क्या कहा, भैया एंट्री तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत हमने करी 15 से 20 तक, 5 साल हमने मेहनत करी। पहले साल पता है आपको एक बात बताते हैं, 2015 में हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, नया नया बिजनेस खोला था ना हमने, तो 2015 में हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, 16 में भी प्रॉफिट नहीं हुआ, 17 में इतना सा प्रॉफिट हुआ कि बस घर बराबर थे हम लोग, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। 18 से प्रॉफिट होना चालू हुआ और आज कंडीशन ऐसी है कि मस्त प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर तुम खुद का बिजनेस खोलते, बी से बात चल रही है, अगर तुम खुद का बिजनेस खोलते तो क्या तुम वाकई में पहले साल में प्रॉफिट कमा लेते? पॉसिबल ही नहीं है भैया, पहले साल में तुम प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते थे, लेकिन अब तुम हमारे वाले बिजनेस के अंदर एंटर हो रहे हो तो बिना मेहनत के आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा पहले साल में, तो उसके बदले में कुछ तो कंपनसेशन बनता है, तो वो कंपनसेशन नया वाला पार्टनर गुडविल के नाम पर देगा। तो इसीलिए हम लोग चैप्टर नंबर ये 4 है हमारा, एडमिशन टू पार्टनर में भी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब काफी सारे टाइम्स हैं जब हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इस केस में भी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और चौथा केस है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस केस में भी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। काफी सारे केसेस हैं जहां पर हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, और इन सबको हम लोग क्या कहते हैं पता है? इन सबको कहते हैं हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? जब भी पार्टनरशिप डीड के अंदर, जब भी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी चेंजेस होगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, चाहे ओनर्स चेंज हो जाए, पहले 3 पार्टनर थे ना, ए बी सी, डी को एडमिट कर रहे थे हम, तो पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। रिटायरमेंट के केस में 3 पार्टनर थे, ए बी सी, सी ने कहा मैं जा रहा हूं, बाय बाय, मैं जा रहा हूं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, तुम लोग फ्रॉड लोग हो, बिल्कुल नहीं करूंगा काम, नुकसान वगैरह दे दोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उस केस में भी ओनर चेंज हो रहे हैं, 3 के बदले में 2 रह रहे हैं, 1 जा रहा है। डेथ के केस में भगवान ने बुला लिया, आ जाओ भैया, क्या करोगे इस पापी गोला पे रह करके, है ना। तो डेथ के केस में भगवान ने बुला लिया, रहने दो, इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके कोई फायदा नहीं है, खामा का बदमाश लुच्चे लोग हैं, है ना, नुकसान दे देंगे आप लोगों को, तो भगवान ने बुला लिया, आ जाओ भैया। तो उस केस में भी आपकी पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है, तो उसको रिकंस्टिट्यूशन करना कहते हैं। जैसे ही फर्म के अंदर रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड के टर्म चेंज होते हैं, तब हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो वैल्यूएशन क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, नेचर बता दिया आपको कि इंटेंजिबल असेट होती है, असेट साइड में हम लोग इसको शो करते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ द गुडविल, उसको देख लेते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द गुडविल। गुडविल के कितने टाइप्स हैं, इसको रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के कितने टाइप्स होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है। 2 टाइप की गुडविल होती है, एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमारी गुडविल होती है 2 टाइप की, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो हमारी गुडविल है वो इंटेंजिबल असेट है, इसके ऊपर ना एक रूल एप्लीकेबल होता है जिसको कहते हैं हम लोग AS26। इंटेंजिबल असेट के ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होता है उसको कहते हैं AS26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो डीलिंग करता है वो अकाउंटिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट की डीलिंग करता है। तो मैं आपको बता दूं, गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह ये सब हमारी इंटेंजिबल असेट है। अब इसके अंदर ना एक रूल है, इसके अंदर रूल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया गुडविल 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं, फिर सेल्फ जनरेटेड वाली समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसका रूल क्या था। परचेज गुडविल क्या होती है, मान लीजिए कोई ABC लिमिटेड था, क्या था, ABC लिमिटेड था, बढ़िया बिजनेस चल रहा है इसका, बहुत बढ़िया, मजेदार, प्रॉफिट कमा रहा है, लीड कर रहा है ना।
क्या हुआ, सडनली कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से इसका बिजनेस चलना बंद हो गया। बहुत पुरानी कंपनी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता, या ये मान लो कोई ओनर नहीं बचा इसका, या कोई भी रीजन हो सकता है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कंपनी बंद करना चाहते हैं। दो केसेस हो सकते हैं। कंपनी बंद अगर कर रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एबीसी लिमिटेड अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं। दो ऑप्शन क्या है कि या तो एबीसी लिमिटेड के नाम से ही कोई दूसरा बंदा उनका बिजनेस परचेज कर ले और करना चालू कर दे, बिजनेस करना चालू कर दे। इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड कह रही है कि भैया मुझे अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना। एक डी नाम का पर्सन आया, उसने कहा अच्छा ठीक है, अपना बिजनेस मुझे बेच दो। बिजनेस की जो वैल्यू है, फर्म की कह लो या बिजनेस की कह लो, जो वैल्यू है वो है 10 लाख की। अब डी ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूं, लाओ भैया खरीद लेते हैं। तो इसके फर्म की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए की। लेकिन एबीसी ने क्या बोला, भैया आप मुझे एक बार बताओ अपने नाम से खोलोगे या हमारे नाम से खोलोगे। तो डी ने क्या बोला, पागल हुआ हूं मैं अपने नाम से खोलूंगा, तुम्हारे नाम से ही खोल रहा हूं, अपने नाम से नहीं खोल रहा, तुम्हारे नाम से ही खोलूंगा, क्योंकि तुम पहले से ही 10 12 15 साल से बिजनेस कर रहे हो इस नाम से। तो मैं अगर अपना नाम खोलूंगा तो फिर तो मुझे शुरुआत से स्टार्टिंग करनी पड़ जाएगी, फिर मुझे अपना खुद का नाम बनाना पड़ेगा, तो फिर मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद कर करूंगा क्या, नहीं चाहिए फिर तुम्हारा बिजनेस। तो डी ने क्या बोला, तुम्हारे ही नाम से बिजनेस करूंगा, एबीसी लिमिटेड के नाम से बिजनेस करूंगा, लेकिन पहले तुम ओनर थे अब मैं ओनर हूं, है ना, तो तुम्हारे ही नाम से बिजनेस करूंगा। अब आपको पता है जब 10-15 साल तक इस कंपनी ने बिजनेस किया तो इसकी मार्केट में अच्छी खासी गुडविल बढ़ गई होगी। डी था शाना इंसान, उसने क्या बोला, यही तो मुझे चाहिए, तुम्हारी गुडविल यूज करूंगा। ऐसा होता है ना, एक ग्रोसरी की शॉप है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है, लेकिन वो रेंट की दुकान थी, रेंट की शॉप थी। कोई मिस्टर ये पहले से ही रेंट लेकर के, रेंट पर उस शॉप को लेकर के ग्रोसरी का बिजनेस खोल रहे हैं। अब ओनर की और टेनेंट की नहीं बनी आपस में, तो ओनर ने क्या बोला, निकल लो, खाली कर लो जल्दी से, मुझे तुम्हें रखना ही नहीं है कंपनी के अंदर। वो चला गया, उसने किसी और को हायर कर लिया उस घर के लिए कि भैया उस घर के लिए, शॉप के लिए, जो भी है। अब वो बंदा क्या सोचेगा कि यार मैं ले तो रहा हूं दुकान, कौन सा बिजनेस खोलूं। वो इतना बदमाश है ना बंदा, उसने क्या बोला, जो बंदा पहले बिजनेस कर रहा था उस जगह पर मैं वही बिजनेस करूंगा। क्यों, कस्टमर उसका सेट है ना पहले से, है ना। मान लो ये एक लोकेशन है, ठीक है, और यहां पर एक ग्रोसरी शॉप चल रही है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप चल रही है, और ये जो शॉप है वो रेंटेड है, ठीक है। ए ओनर था इसका और चला कौन रहा है, सी। ए ओनर है इस शॉप का, चला कौन रहा है, सी। सी इस बिजनेस को चला रहा है और रेंटेड शॉप है। ए और सी की लड़ाई हो गई, ए ने कहा निकलो, नहीं देनी तुम्हें दुकान, निकलो। और कौन, शॉप किस चीज की थी, ग्रोसरी की शॉप थी। सी चला गया। अब ए ने पकड़ लिया डी को, हाँ भैया दुकान है मेरे पास, चाहिए क्या, ले लो। तो डी ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुकान ले लेते हैं, रेंट बता दिया, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब डी सोच रहा है कि मैं इस शॉप में किस चीज का बिजनेस करूं। डी ये सोच रहा है कि शॉप में मैं किस चीज का बिजनेस करूं। तो डी ने क्या दिमाग लगाया कि सी पहले ये दुकान होल्ड करके बैठा था और वो किस चीज का बिजनेस कर रहा है, ग्रोसरी का। तो डी ने भी इसी दुकान में ग्रोसरी का बिजनेस ओपन कर लिया। अब आपको पता है इसको बेनिफिट मिलेगा इसकी मेहनत का, कि इसने कस्टमर बनाए होंगे, कस्टमर को पता चला हाँ ये शॉप है ग्रोसरी की, डी ने वो बिजनेस खोल लिया। कस्टमर को ना ओनर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उसने डी ने वो बिजनेस खोल लिया, तो सी के सारे कस्टमर कहां आ जाएंगे, डी के पास आना चालू हो जाएंगे। तो उसको कहते हैं बेनिफिट, गुडविल का बेनिफिट। तो बस यही तो डी करना चाह रहा था। डी ने क्या बोला, आपके नाम का बेनिफिट लूंगा। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या कहा, ठीक है 10 लाख रुपए की मेरे बिजनेस की वैल्यू है, 10 लाख रुपए की मेरे बिजनेस की वैल्यू है। आप 10 नहीं, मुझे 11 लाख रुपए दो, काम खत्म करो। 1 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दो मेरे नाम का, मेरा नाम यूज कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। इसको कहते हैं। अब डी ने क्या किया, 10 लाख रुपए दिए फर्म की वैल्यू के, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, टोटल मिलाकर 11 लाख दिया। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया गुडविल का, मतलब आपने गुडविल परचेज कर ली, तो उसको कहते हैं परचेज गुडविल। जब हम कोई कंपनसेशन पे कर करके आएंगे गुडविल को परचेज करने के लिए, तो उसको कहते हैं परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, जो हम लोग खुद से वैल्यू करते हैं कि हमारे फर्म की गुडविल इतनी है, हम लोग किसी को बेच नहीं रहे, कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब AS26 क्या कहता है, AS26 ये कहता है कि अगर गुडविल खरीदते समय आपने कोई पेमेंट किया है, गुडविल परचेज करते समय अगर आपने कोई पेमेंट किया है, तभी गुडविल का नाम शो करेंगे आप, तभी हम लोग गुडविल को शो करेंगे बुक्स के अंदर
शो करेंगे, अन्यथा हम लोग शो नहीं करेंगे। ये AS26 का रूल है। AS26 का रूल ये है कि अगर आपने गुडविल को परचेज करने में कोई पेमेंट किया है तभी बुक्स में गुडविल का नाम शो करेंगे आप, अन्यथा शो नहीं करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम लोग कोई भी गुडविल का पेमेंट नहीं करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम लोग गुडविल का कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस वाले केस में हम लोग गुडविल के नाम से एंट्री पास नहीं कर सकते, ये AS26 कहता है। अब परचेज गुडविल तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होती है, हमें निकालने की जरूरत नहीं होती। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कितने मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, उसके फॉर्मूलेस देखेंगे, है ना। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके कितने मेथड्स हैं मैं आपको बता दूं, देखिएगा जरा। मेथड ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंपल मेथड, एवरेज मेथड। सबसे पहले आता है एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले नंबर पे आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे नंबर पे आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे नंबर पे आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, और इसका कोई पार्ट नहीं होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। इसका दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। इसका है पहला वाला पार्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना, तो इसका दो टाइप्स हैं इसके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन शॉर्ट टोटल 5 टाइप के हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 टाइप के हैं। टोटल कैटेगरीज तो 3 होती हैं, लेकिन इसके सब पार्ट्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल 2 पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सिंगल है, और इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। टोटल 5 मेथड हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब इनके फॉर्मूलेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पांचों के पहले फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके फॉर्मूलेस देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलेस आप एक साइड में नोट्स में बना सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है। देखिए, इसको रफ करते हैं अब हम। पहला मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला मेथड था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखते हैं जरा कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी। मेथड नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा जरा आप, है ना। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज,
गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, क्वेश्चन ना दो टाइप से आता है, एक जिसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है पहले से ही, तो उसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, काम खत्म करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो हमें प्रॉफिट दे रखा होता है उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, मतलब प्रॉफिट जो हमने निकाला था उसमें कुछ गलतियां हो गई या कुछ एडजस्टमेंट अभी होना बाकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एडजस्टमेंट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो आप एवरेज प्रॉफिट लिख लीजिए या फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, लेकिन अगर हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर करके, प्रॉफिट को अगर हम लोग एडजस्ट कर करके यहां पर रख रहे हैं तो हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। अब ये आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑलमोस्ट ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अब क्वेश्चन रेज हो गया, सर पहले तो आप ये बता दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस होता क्या है। हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है, हम लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम लोग सेम प्रॉफिट कितने साल तक कंटिन्यूअसली अर्न करेंगे। हम लोग ये एस्टिमेशन करते हैं कि हम लोग ये जो सेम प्रॉफिट है कितने साल तक अर्न करेंगे, तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारी गुडविल निकल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड, जिससे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब आता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा जरा। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिमिलरली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालना है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इनटू करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मल्टीप्लाई करना है। अब देखें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो सेम सेम गिवन होगा, जब पहले वाले मेथड में गिवन है तो दूसरे वाले में भी गिवन होगा, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, टोटल वेट्स। ठीक है, अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये सब क्वेश्चन आएगा तब सिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल वेट्स कैसे निकालेंगे सब बताएंगे बाद में हम आपको। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये टोटल दो मेथड्स है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दोनों के फॉर्मुलेस कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे सुपर प्रॉफिट के फॉर्मुलेस को डिस्कस करते हैं। होपफुली आपने ले लिया होगा, देखिएगा जरा आगे। अब हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड का कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा जरा।
अब देखते हैं मेथड नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर सेपरेटली क्वेश्चन आता है तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से आ सकता है और वेटेड से आ सकता है। 3 से 4 नंबर का कभी आता है पेपर में, तो कभी देखा है मैंने, हर बार नहीं देखा। एक साल आता है, एक साल नहीं आता है, ठीक है। तो या तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आ सकता है या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आ सकता है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने किसी से नहीं देखा, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ना। लेंदी प्रोसीजर है इसका थोड़ा सा, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एज इट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, पहले तो समझ लेते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है, निकालते कैसे हैं, पहले निकालना देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालते हैं, पहला वाला मेथड निकालना बताया था कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग NRR कहते हैं, अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ये जो है हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं, देखिएगा जरा कौन कौन से मेथड हैं। पहला मेथड लायबिलिटी साइड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा मेथड है हमारे पास असेट साइड से कैलकुलेट करेंगे, है ना। पहला मेथड है हम लोग लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करेंगे और दूसरा मेथड है हम लोग असेट साइड से कैलकुलेट करेंगे। अब लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिएगा जरा। लायबिलिटी साइड से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखें पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे अगर गुडविल है तो, पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें से माइनस करेंगे अगर गुडविल है तो। इसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट भी हम लोग इसमें से माइनस करते हैं। इसमें से हम लोग फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल, ABC 3 पार्टनर है, तीनों की पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ लेंगे। रिजर्व्स जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, WCR IFR कुछ भी है, जोड़ लेंगे। गुडविल अगर पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है, वो फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारा लायबिलिटी साइड से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह अगर दे रखा है तो उसको कहते हैं, ठीक है। अब असेट साइड की बात करते हैं। असेट साइड में हम लोग क्या करेंगे, ऑल असेट्स मतलब टोटल असेट्स,
इसको ऑल की जगह पर हम लोग टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल लिख देता हूं मैं, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट में क्या क्या शामिल नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग, टोटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये तीनों चीजें, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट लेनी है लेकिन ये तीनों आइटम नहीं लेने जो ऊपर लिखे हैं। तो गुडविल नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी, और क्या नहीं लेना, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेना। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी दोनों माइनस हो जाएंगी इसमें से, आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो भी माइनस कर देंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वो भी माइनस कर देंगे। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट। ये थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है ज्यादा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है मुझे आपको ये बताना था, मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन पहले फॉर्मूला एक बार देख लीजिए दोबारा से। पार्टनर्स की कैपिटल, रिजर्व्स दोनों को ऐड करेंगे, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। और असेट साइड से अगर निकालना चाहते हैं ना टोटल असेट, जिसमें से ये तीनों चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, इसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है ना, समझिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। पार्टनर्स द्वारा फर्म के अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। पार्टनर्स द्वारा फर्म के अंदर टोटल कितना पैसा लगाया गया है जो पार्टनर्स का है, कैपिटल के नाम पर और रिजर्व्स के नाम पर। मेरा एक क्वेश्चन है, साल के अंत में कुछ प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए हमने कुछ रिजर्व्स बना करके साइड में रख लिए, अगर डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो भी पार्टनर्स की कैपिटल का हिस्सा होता। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो रिजर्व्स में पड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पार्टनर्स की कैपिटल का हिस्सा होगा, तो इसलिए हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। अल्टीमेटली ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस करने के लिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जितना पैसा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है मैं आपको बता दूं, जितना पैसा आपने लगाया है, जिस कंपनी में लगाया है, वही उतना ही पैसा अगर कोई और पर्सन उसी काम में लगाए तो वो कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करेगा उसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो बिजनेस मैंने किया, जो बिजनेस मैंने किया, जितना पैसा मैंने लगाया, उसी पैसे को उसी बिजनेस में लगाने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। मतलब मेरा कंपटीटर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, मैंने एक्चुअल में कितना कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे कंपटीटर ने कितना कमाया। मतलब अगर वैसा ही बिजनेस कोई और करे तो वो कितना कमाएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट है, मैंने कितना कमाया एवरेज प्रॉफिट है। अब मार्केट के कंपैरिजन में मार्केट वाले लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, मैं कितना कमा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। मार्केट के कंपैरिजन में मैंने कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया, मैंने कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रखा होता है कि आपको मेथड, एक मेथड है जिससे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और उस मेथड में मेथड का नाम नहीं देता, स्टेटमेंट दे रखा होता है ना। स्टेटमेंट क्या दे रखा होता है, वाला मेथड लगाना है जिसमें एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दे रखा होगा। तो आपको समझना है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और वो सुपर प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा है कि आपको वाला मेथड इसके अंदर लगाना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मैंने बता दिया कि जो कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट हमारा सिमिलर बिजनेस वाला पर्सन कमा रहा है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। मार्केट के कंपैरिजन में हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट, सेम बिजनेस सेम कैपिटल, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट है, जिस रेट से अर्न कर रहे हैं उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस के अंदर उसको कहते हैं। दैट्स ऑल। 3 मेथड्स के फॉर्मूले हो गए, 2 मेथड्स के फॉर्मूले और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मेथड जो रह गए हैं उनके फॉर्मूलेस के साथ साथ
हम लोग शुरुआत से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला वाला मेथड, उसके जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।